बीएपी पार्टी आदिवासी विरोधी है, बीएपी पार्टी आरक्षण विरोधी है, क्योंकि उन्होंने आरक्षण के आंदोलन को फेल किया। तो भंवरलाल परमार शपथ दिला रहा है छोटे छोटे बच्चों को शराब पिलाने की, शराब पिलाने की कसम खिला रहे हैं। हाँ, आपको बता दो वो वीडियो जो उन्होंने शपथ दिलाई, उसके बाद से इस क्षेत्र में पत्थरबाजी शुरू हुई। आदिवासियों के मुद्दे को भटकाने का काम किया वो बीएपी ने किया है। आपने देखा होगा वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख सारे आदिवासी बनते हैं, वो भी 5वीं अनुसूची के तहत बनते हैं। जब 5वीं अनुसूची लागू है तो बन रही है। ये बीएपी वाले कहते हैं संविधान की 5वीं अनुसूची लागू करो, भीलों के साथ नहीं है अब बीएपी। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। टीम टीएसपी की चुनाव यात्रा जारी है और चुनाव यात्रा इस वक्त 84 विधानसभा में है। हम 84 विधानसभा से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दे कितने कारगर हैं और किन उद्देश्यों से ये चुनाव लड़ा जा रहा है, क्योंकि जनता के लिए चुनाव होता है और जनता की ही बात होनी चाहिए। तो मेरे साथ है देवेंद्र कटारा जी, जो 2013 से 2018 तक विधायक थे और ये इस क्षेत्र को भली भांति जानते हैं। इस क्षेत्र में तो आरक्षण का जो एक मुद्दा है वो खासा चर्चा में रहता है। टीएसपी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर कोटे में कोटा भी एक अभी बिल पास हुआ था, उसको लेकर भी चर्चाएं रही। कई नेताओं ने उसका विरोध किया तो कई लोगों ने उसका समर्थन भी किया था। इस क्षेत्र में जो आरक्षण है वो कितना बड़ा रोल अदा करेगा इस चुनाव में? सबसे बड़ी बुरा लगेगा वो बीएपी के लोगों को लगेगा, क्योंकि मैं खुल के बात करता हूँ, बेवाक बात करता हूँ। हाँ। कारण ये है कि यहाँ के जितने भी मुद्दे हैं इस क्षेत्र के, वो सारे मुद्दे कहीं न कहीं आदिवासियों से जुड़े हुए हैं और आदिवासियों के मुद्दे को भटकाने का काम किया वो बीएपी ने किया है। किस तरीके से? उन्होंने क्या है कि कुछ आदिवासियों के मुद्दे ऐसे थे, जैसे रिजर्वेशन था। हाँ। अब रिजर्वेशन का इशू था, वो भारत के संविधान में 1950 से प्रावधान है और 1950 में जब प्रावधान ये हुआ तब से लेकर के 1995 तक, यानी कि संविधान में प्रावधान है संविधान की 5वीं अनुसूची और 5 पैसा अनुरूप आरक्षण होना चाहिए। 1950 से लेकर के 1995 तक टीएसपी क्षेत्र में संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुरूप 45 साल तक कांग्रेस का शासन अधिकतर रहा और उन्होंने आरक्षण नहीं दिया। जब राजस्थान में भैरव सिंह जी की शेखावत की सरकार आई 1995 में, तब उन्होंने संविधान की 5वीं अनुसूची के अनुरूप यहाँ पर आरक्षण दिया, जो पे स्केल 1 से लेकर के 9 तक, या पहले 4 दिया, 3 दिया, 5 दिया, इस तरह से आरक्षण दिया 45%। ठीक है। लेकिन प्रशासनिक सेवाओं में जो आरक्षण इस क्षेत्र को मिलना चाहिए था, वो तकनीकी कारणों से उस टाइम नहीं दे पाए थे। अब वर्तमान में ये सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है। उस डिसीजन में कहा है कि भाई जो जातियां आरक्षण का लाभ नहीं ले पाई है उनको विशेष तरह से कोटे में कोटा, जो आपका निर्धारित स्टेट लेवल का आरक्षण है, उसमें से कुछ प्रतिशत जितनी आपकी आबादी है उस आबादी के अनुरूप आप कोटे में कोटा निर्धारित करके उनको लाभ दे सकते हैं। ठीक है। अब ये आया, अब ये आते ही बीएपी के लोगों ने विरोध किया। मैं आपको इसके पहले ले जाऊं। हाँ। जब यहां पर इस क्षेत्र में सबसे पहले 73 मिशन चल रहा था, जो अपने क्षेत्र में हमारी पॉपुलेशन 73% है, तो हमको रिजर्वेशन भी 73% मिलना चाहिए, प्रशासनिक सेवाओं में भी मिलना चाहिए और अन्य सेवाओं में भी मिलना चाहिए। परंतु इस आंदोलन को फेल करने का काम आदिवासी परिवार और भील ऑटोनोमस काउंसिल ने किया, जो उस समय बीएपी नहीं थी। लेकिन बीएपी के सारे जन्मदाता उस आंदोलन को बिखेरने का काम किया। जैसे कि आपको बता दें, जब बांसवाड़ा में बहुत बड़ा प्रोग्राम चला, यहाँ पर भी चला, आदिवासी परिवार ने यहाँ जन जागरण चलाया, तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये 73 मिशन है वो डिमांड गलत है। उन्होंने ये पता डाल दिया कि 100% रिजर्वेशन होना चाहिए। जब 100% की बात आते ही आदिवासी युवा भ्रमित हो गया, वो इस लालच में आ गया, और यार ये तो 73 की बात कर रहे हैं और ये 100 की बात कर रहे हैं, हमको ज्यादा मिलता है, वहां जाना चाहिए। तो ये टीएसपी क्षेत्र का 73 मिशन था, वो आंदोलन पीट गया और वो उस बीएपी के जन्मदाता लोगों ने इसको पिटवा दिया। 100% आरक्षण की बात आई तो उन्होंने इस 100% के पत्ते को डाल करके उन लोगों ने माहौल खड़ा किया, चुनाव जीत गए। जो ही चुनाव जीते उनका और माइंड डाइवर्ट हुआ
उन लोगों ने कहा नहीं, संविधान की 5वीं अनुसूची के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन होना चाहिए। राजस्थान में 2018 में गहलोत की सरकार थी, वो सरकार अल्पमत में थी। इस क्षेत्र के की डिमांड जो भी करते वो सरकार को माननी थी। उन्होंने लंबे चौड़े पर्चे भी दिए, लेकिन एक भी मुद्दा गहलोत सरकार ने पूरा नहीं किया और न ही उन लोगों ने वहां रखा। इसका नतीजा यह हुआ कि काकरी डुगरी घटना घटी। उन्होंने कहा कि भाई 1167 आदिवासियों की सीट है, रिजर्वेशन में भी आपने 100% कहा, तो स्थिति यह बनी कि धीरे धीरे उन लोगों ने जाकर के काकरी डुगरी भरा। और उन्होंने कहा कि एक गाना भी उनका चला था, रेडे न रेडे आपसे गहलोत यूं करके, फिर लिमड़ी है कमला है। इस तरह के कई सारे गानों से लोगों को बरगलाया और 1167 दिला देंगे इस आश्वासन के साथ चला। नतीजा ये हुआ, न तो 1167 सीटों का कोई लाभ मिला युवाओं को और न ही कोई आरक्षण का लाभ मिला। अब जब कोटे में कोटे की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो ये लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का कारण इनका एक ही है कि यहां पर बीएपी का मीणा क्षेत्र में विस्तार हो और यहां के आदिवासी तो अब जात के नाम से हमको दे देंगे वोट, और उधर के मीणाओं को लुभाने के लिए अब मीणाओं के साथ हो गए, आदिवासियों के साथ, भीलों के साथ नहीं। अब बीएपी उनकी थीम ये थी शुरू से कि ये पूरी तरह से आदिवासियों को पूरी तरह से जंगली व्यवस्था की ओर ले जाना चाहते। उन्होंने एक काम किया था 2018 में, ये एसटी हॉस्टल है डूंगरपुर में। उस एसटी हॉस्टल डूंगरपुर में 9 अगस्त 2018 को एक 28 सूत्री उनका प्रस्ताव पास हुआ था और वो तत्कालीन जिला कलेक्टर डूंगरपुर को, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, जनजातीय आयोग और तमाम अधिकारियों को ये प्रस्ताव की कॉपी उन्होंने प्रेषित करने के लिए जिला कलेक्टर, उस टाइम राजेंद्र जी भट्ट करके जिला कलेक्टर थे, उनको पेश किया था। उनमें यह कहा था कि ये पूरी तरह से आजादी के पहले के कानून को की पैरवी करते हैं। आजादी के भारत के बाद के संविधान के कानून जो बने हुए हैं, उन कानूनों का उन्होंने कुल मिलाकर के कहीं न कहीं दबी जुबान में, दबे प्रस्तावों में कहीं न कहीं उनका विरोध किया। इसके बाद जब धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद में पूरी तरह से उन्होंने यहाँ की व्यवस्था को, हमको हमारे क्षेत्र में हमारा राज, उन्होंने सरकारी संस्थाओं का भी विरोध किया। सरकारी संस्था मतलब कोई भी, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे पीएससी हो, चाहे सीएससी हो, चाहे, उनके प्रस्ताव में यह था कि आदिवासी क्षेत्र में कोई भी शासन और प्रशासन बिना गांव के लोगों की परमिशन के गांव में नहीं आ सकता। अब आप बताइए, गांव के लोगों को पूछने जाएगा अधिकारी, तो गांव का मरीज है, अगर कोई बीमार हो जाता है और वहां पीएससी तो है पर डॉक्टर तो परमिशन के बिना जा नहीं सकता, एएनएम परमिशन के बिना जा नहीं सकती, तो परमिशन तो ये कैसी व्यवस्था चाहते हैं। स्कूल में हम ऐसे करेंगे, आप स्कूल तो सरकार ने खोली, लेकिन उसका भी उन्होंने विरोध किया कि नहीं, ये भी हमको नहीं चाहिए। ऐसे ही उन्होंने पूरी तरह से सरकारी संस्थाओं का विरोध किया। राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी, इसका भी। ये आप किस प्रस्ताव की बात कर रहे हैं सर, और ये किसके द्वारा दिया गया था? ये जो प्रस्ताव था उस टाइम भील ऑटोनोमस काउंसिल, जो उसके उनके आदिवासी परिवार इन दोनों ने मिलाकर के बनाया था, और राम प्रसाद डिंडो जो सागवाड़ा से विधायक रहे, वो उसके प्रमुख व्यक्ति थे, और इधर से कांति भाई आदिवासी थे और इधर से चंद्रदास बरांडा थे। इन लोगों ने, इसके अलावा कई लोगों के इसके पर हस्ताक्षर थे। और यहाँ जो टीएसपी में जब करीबन पूरा मैदान भरा हुआ था, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को पढ़ के सुधा करके हाथ खड़े करवा करके समर्थन मांगा था और सारे लोगों से लिया था। अब लोग तो समझते हैं नहीं और उनके प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। ठीक है। और उसमें क्या था कि जैसे वोटर आईडी का विरोध करना, मतलब सीधा सा चुनाव का विरोध करना। हाँ। अब चुनाव का विरोध करना और इधर से खुद पार्टी बना करके चुनाव लड़ रहे हैं आज, और लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए चुनाव होना जरूरी है। बिल्कुल। इससे स्पष्ट है कि ये जब वोटर आईडी का विरोध करते हैं, अर्थात चुनाव का विरोध करते हैं, टीएसपी क्षेत्र में पैसा कानून का विरोध करते हैं, इससे आपके लोकतंत्र का विरोध भी होता है। इनडायरेक्ट अगर देखें पीछे कि
चुनाव का विरोध होना, चुनाव के डॉक्यूमेंट्स का विरोध होना, मतलब उससे जुड़े हुए तमाम सुविधाएं उसका विरोध होता है। मतलब आपका ये कहना है कि एक तरफ ये चुनाव का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो पहले उनकी थीम ये थी आदिवासी परिवार की कि राजनीति विहीन, बॉर्डरलेस, ओके, धर्म विहीन, ये सारे उनके 4 स्तंभों पे इनकी विचारधारा चली। और इसी विचारधारा के आधार पे ये पहले बीटीपी से उन्होंने वो किया, पर बीटीपी गुजरात की पार्टी थी, फिर उन्होंने बीटीपी और उनके अंतर्गत होने के बाद में उन्होंने बीएपी को बनाया, और बीएपी में जो उस बनाने वाले लोग थे वो आदिवासी परिवार के लोग थे, और इसी आधार स्तंभ के। तो आपको ऐसा लगता है कि जो बीएपी पार्टी जिन उद्देश्यों के साथ बनी थी वो आज उद्देश्य पूरे नहीं कर रही है, या फिर उस थीम पर बिल्कुल भी नहीं चल रही क्या? नहीं, बीएपी पार्टी है वो आदिवासी परिवार की थीम पे चल रही है, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए कुछ कुछ चीजें उन्होंने छोड़ी। जैसे ये कहते हैं कि साहब गांव में, गांव के लोगों की परमिशन के बिना कोई प्रशासनिक अधिकारी आएगा नहीं। अब मान लीजिए राजस्थान में कोई गांव है, डूंगरपुर जिला एक गांव मान ले हम लोग, इस गांव में बाहर का व्यक्ति नहीं आएगा। जब तुम बाहर के व्यक्ति को रोकोगे तो तुम बाहर कैसे जा पाओगे? ठीक है। अब जैसे यहाँ डूंगरपुर जिले के लोग हैं, डूंगरपुर जिले के लोग गुजरात में जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, उड़ीसा, केरला, सब जगह जाते हैं, जा करके अपना आजीविका चलाते हैं। जब आप हमारे गांव में, हमारा राज और हमारे गांव में दूसरा व्यक्ति हमारी परमिशन के बिना नहीं आ सकता, तो आप कैसे जा पाएंगे भैया? ठीक है। दूसरा बॉर्डरलेस की बात, हम बॉर्डरलेस का मतलब कोई नहीं, हर, और इधर से ग्राम सभा की भी पैरवी करते हैं ये लोग, कहते हैं कि ग्राम सभा होनी चाहिए और ग्राम सभा की परमिशन होनी चाहिए। आप एक गांव को तो बॉर्डर में बांध रहे हैं और उधर से कहते हैं बॉर्डरलेस भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब विरोधाभास है दोनों बातों में। दूसरा, इधर से कहते हैं ये कि धर्म विहीन की बात करते हैं और इधर से धर्म कोड की भी मांग करते हैं कि आदिवासी धर्म कोड होना चाहिए। और यहां तक धर्म कोड के लिए तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमें तमाम सरकारी योजनाएं चाहिए ही नहीं। तो छात्रवृत्ति ये भी एक स्कीम है, बिल्कुल, आरक्षण एक भी स्कीम है, वृद्धावस्था पेंशन वो भी एक स्कीम है, सरकार की योजना है, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन वो भी एक सरकार की योजना है, आज प्रधानमंत्री आवास ये भी सरकार की योजना है, अनुदान, किसान निधि, ये सारी सुविधाएं जो होती है योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में जाती है। आप उस धर्म कोड की डिमांड के आगे ये तमाम जो सरकारों ने सुविधा कर रखी, आप उसको कहते हो कि नहीं चाहिए। अर्थात आप पूरी तरह से आदिवासी को जो लाभ मिल रहा है वो पूरी तरह से बीएपी देना नहीं चाहते। तो इस तरीके से तो आप एक तरीके से ये इशारा कर रहे हैं या ये कहना चाहते हैं कि बीएपी पार्टी आदिवासी विरोधी है? बीएपी पार्टी आदिवासी विरोधी है, बीएपी पार्टी आरक्षण विरोधी है, क्योंकि उन्होंने आरक्षण के आंदोलन को फेल किया। आदिवासी विरोधी इसलिए है कि कोई भी हो, चाहे आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, लेकिन उसके जीवन स्तर को सुधारने के लिए रोजगार की आवश्यकता होती है, सरकार की योजनाओं की आवश्यकता होती है, सुविधाओं की आवश्यकता होती है, बिजली, पानी, सारी चीजों की जरूरत होती है। और आप कहते हो कि ये योजनाएं नहीं चाहिए, तो ये आदिवासियों को पूरी तरह से गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। बीएपी के जन्मदाता लोग हैं, वो कसम खिला रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को। किस चीज की? कि शराब पिए ना, शराब पिलाने की, शराब पिलाने की कसम खिला रहे हैं। हाँ, ऐसा वीडियो आपने देखा है? मैंने देखा है कसम खिलाते हुए कि हम शाम को देसी शराब पीना। आज कौन महिला ऐसी है, ठीक है, कि वो अपने बच्चों को शराब पिलाने के लिए कहेगी? कौन महिला ऐसी है जो अपने पति को शराबी बनाएगी? कौन माँ बाप है अपना बुढ़ापा बिगाड़ने के लिए अपनी औलाद को शराब के पीने के लिए? आपको बता दूं, वो वीडियो जो उन्होंने शपथ दिलाई उसके बाद से इस क्षेत्र में पत्थरबाजी शुरू हुई। ये बता सकते हैं कि वो वीडियो में कौन था शपथ दिलाने वाला, अगर वेरीफाई कर सकें? हाँ बिल्कुल, शपथ दिलाने वाला आदिवासी परिवार का अपने आप में, ये जितने भी बीएपी के लोग हैं वो कहते हैं आधुनिक बिरसा कहते हैं, आधुनिक बिरसा भंवरलाल परमार कहते हैं। ओके, तो भंवरलाल परमार शपथ दिला रहा है और सारे शपथ ले रहे हैं। मंचों पे आप गोविंद गुरु के चित्र लगाते हैं, ये लोग संत सुरमाल के चित्र लगाते हैं, माव जी महाराज के चित्र लगाते हैं। कभी भी गोविंद गुरु ने ये नहीं कहा कि तुम शराब पियो, किसी भी धर्म ने नहीं कहा तुम शराब पियो, किसी भी संत ने नहीं कहा, किसी भी, सब ने शराब का विरोध किया है।
एक तरह से मंच पे तस्वीरें इन गुरुओं की लगाते हैं और कसम खिलाते हैं शराब पियो। तो इन्होंने भक्ति को में भी भंग किया है, भक्तों को भी बर्बाद किया है, मतलब डाइवर्ट किया है। तो ये स्थितियां बहुत बड़ी पैदा हुई हैं। चलिए, तो इस क्षेत्र में पूरी तरह से आज भक्ति लाइन भी डिस्टर्ब हुई है, आज बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुई है, आज बच्चे अपने शराब पीने की वजह से उनकी आदतें भी बिगड़ी हैं। एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेज गति से ये क्षेत्र आगे बढ़ रहा था, वो पिछड़ा है। दूसरा, शराब पीने के बाद में अनलीगल गैर कानूनी काम भी होते हैं, जिससे लोगों में डर पैदा हो गया। आज शाम के टाइम में कोई भी, चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, कोई भी सड़कों पे नहीं निकलता है, सड़कें सुनी होती है, और कहीं गलती से निकल गया तो कहीं न कहीं डर रहता है लोगों में। तो एक दहशत का माहौल जो पैदा हुआ है वो बीएपी की वजह से हुआ है, और बीएपी के सूत्रधार है आदिवासी परिवार। चलिए, हमारी बातचीत जो है आरक्षण को लेकर शुरू हुई थी, तो ये भ्रांतियां भी है इस क्षेत्र में, क्योंकि विरोध भी होता है, समर्थन भी होता है। तो जो टीएसपी क्षेत्र है, इसके लिए कोटे में कोटा आरक्षण जो नीति आई है वो लाभदायक है या नुकसानदायक, क्योंकि ये भ्रांति है, तो अगर आप इसको क्लियर कर पाए। देखिए, कोटे में कोटा आरक्षण का प्रावधान है, वो यह है कि जो जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित हुई हैं, इनको अन्य समाज जो आगे बढ़ चुके हैं आरक्षण का लाभ लेकर के, उनके मुकाबले में खड़ा हो, उनके बराबर आ जाए, इस बात के लिए आरक्षण ये कोटे में कोटा जरूरी है। बिजली पानी की जो सुविधाएं हैं उसको लेकर के सरकारी योजनाएं धरातल पर उतरे, इस बात को लेकर के ये चुनाव है। और ये बात भी निश्चित है कि सरकार की योजनाएं धरातल पे लागू करने के लिए यहाँ के लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा। तो इसको प्रेरित करने के लिए भी कोई न कोई नई स्कीम लानी पड़ेगी। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए भर्तियां हैं वो, और अभी वर्तमान में बैजनाथ सरकार ने बहुत सारी भर्तियां निकाली हैं, और इस भर्तियां निकालने का मकसद यही था कि इस क्षेत्र के लोग हैं वो कहीं आरक्षण का लाभ लेकर के आगे बढ़े। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, कोटे में कोटा का भी विरोध रहा है, मूल आरक्षण का आंदोलन था उसका भी विरोध रहा है। सब कुछ ऐसी कंडीशन पैदा हो गई है कि जिससे कि ये क्षेत्र गर्त की ओर जा रहा है, और इसका मूल कारण कांग्रेस की कमजोरी रही। जो लोग कांग्रेस से नाराज हो गए थे, कांग्रेस ने 1950 पूरे पैसा कानून 1996 में लागू हुआ, जबकि संविधान में 1950 में प्रावधान कर दिया था, लेकिन 1996 तक उन्होंने पैसा कानून लागू नहीं किया, जो बीजेपी ने लागू किया। तो सबसे ज्यादा गर्त में ले जाने का काम कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस से लोग नाराज होकर के फिर भटक गए। भटकने के बाद में अच्छे तादाद में लच्छेदार और गुमराह भाषण होने के बाद में ये आदिवासी परिवार के साथ चिपके, आदिवासी परिवार के बाद चिपके बाद में आप बीएपी में लोग चले गए और भटकते ही रहे। मतलब तो चलिए, आपको लगता है कि भटक रहे हैं, अगर भटक गए हैं तो क्या इस बार का भी जो चुनाव है हाथ से निकल जाएगा बीजेपी के? देखिए, इस बार का जो चुनाव है जनता इतनी समझती है कि जिसकी सरकार है, अगर उस सरकार के विधायक यहाँ से जाएंगे तो यहाँ की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं वो सरकार सुनेगी। अगर यहाँ का विधायक चुन के नहीं जाएगा उस सरकार के बीजेपी का, तो उनकी समस्या कौन रखेगा? तो नुकसान तो यहाँ की जनता को होगा यदि बीजेपी यहाँ नहीं जीतती है। और यदि यहाँ से दूसरी कोई पार्टी जीतती है तो हम जानते हैं कि एक सत्ता जिसकी होती है उसकी चलती है, और जिसकी सत्ता नहीं होती उसकी कोई नहीं चलती है। वो केवल 5 साल घूम करके आ जाओ, यानी कि अभी 4 साल बाकी है। 4 साल तक जनता को अपना यहाँ की जो समस्याएं हैं उनके समाधान कराने में दिक्कतें आएगी। आप क्या महसूस कर पा रहे हैं, कौन सी पार्टी, एक अगर मैं पूछूं आपसे कि पहले दूसरे तीसरे पर, अगर आपका अनुमान समीकरण क्या बैठ पा रहा है, पहले पे कौन, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन? देखिए, वर्तमान में पूरा मतदाता साइलेंट है। ठीक है, हाँ, अपने स्तर पे मीटिंगें चल रही हैं, लेकिन असल वातावरण अभी 2-3 और लगेंगे बनना होगा। पर मुझे पूरा विश्वास लग रहा है कि अब की बार 84 विधानसभा सीट है वो बीजेपी की झोली में जा सकती है। दूसरे पे मेरा ये मानना है कि वो बीएपी और कांग्रेस दोनों में लगभग
19-20 का अंतर रहेगा। 19-20 का अंतर है। हाँ, चलिए ठीक। मतलब ये दूसरे नंबर पे बीएपी भी और कांग्रेस दोनों में ऊपर नीचे हो सकती है, पर ज़्यादा अंतर नहीं होगा। जहाँ बीएपी राजकुमार जी रहते हैं उस एरिया में कांग्रेस का बीएपी का प्रधान है, लेकिन वहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी है, इसलिए ये भी बटने हैं। और रही बात चिखली कुआ, तो वहाँ पर बीएपी का भी वोटर है, तो कांग्रेस का भी वोटर है, तो बीजेपी का भी वोटर है। इसलिए दूसरी बात है सरकार बीजेपी की है, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर बीजेपी के चांसेस हैं, और बीएपी का के प्रति लोगों में नफरत ये हो गई है कि उन्होंने, सबसे बड़ी आपको बात बता दूं कि जब ये गीत गाते हैं कि कमल कांग्रेस दोनों एक है यूं, ठीक है, लेकिन सच्चाई यह है कि चुनाव जीतते ही रातों रात उठ करके चले गए और कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। यहां कांग्रेस को गालियां देते हैं, कांग्रेस ने क्या किया, अरे क्या किया, तो तुम गोद में क्यों बैठे भाई जा करके। संविधान की 5वीं अनुसूची बीजेपी ने दी, नौकरियों में आरक्षण 45% दिया, बीजेपी ने दिया, वो भी कांग्रेस ने 45 साल तक न तो संविधान की 5वीं अनुसूची लागू की, न कर्मचारियों को आरक्षण दिया बेरोजगारों के लिए। जिन्होंने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया, उनकी गोद में जाके बैठ गए। उनकी गोद में बैठने के बाद युवाओं को कहा कि हम तुमको 1167 नौकरियां दिला देंगे आदिवासियों को, और उसमें गैर आदिवासियों को कोई हक नहीं है, कहा। बेचारे छोरों को बिठा दिया, और वहां बिठाने के बाद हालत खराब हुए, कंट्रोल हो गया। क्या हुआ था वहां पर, पूरा एक बार थोड़ा समझाइए। वहां काकड़ी डुगरी क्या हुआ कि बच्चे मांग रहे थे नौकरी मांग रहे थे, और उन लोगों ने वहां बच्चों को चढ़ा तो दिया। कितने दिन तक चला था ये पूरी चीज? ये करीबन 17-18 दिन, महीना भर चला था। हालांकि 2-3 बार पहले कांग्रेस के टाइम में भी चढ़े थे, इसके बाद में फिर उन्होंने चढ़ाए, और उसमें काफी चीजें ऐसी हुई। फिर इसके बाद में ये मामला बिगड़ गया, और गहलोत सरकार ने, जब ये सरकार में थे, तो गहलोत सरकार में ये जितने भी नेता थे बीएपी से जुड़े हुए, उस टाइम बीटीपी थी, इन किसी भी नेता को एक भी बंदा जेल में नहीं गया, एक भी। और जो निर्दोष लोग थे बेचारे, उनको जेलों में जाना पड़ा। ये कहते थे ना कि आदिवासियों पे आईपीसी सीआरपीसी लागू नहीं होती है, 7,000 लोगों के खिलाफ में आईपीसी सीआरपीसी लागू भी होगी, जेलों में जाना पड़ा, मुकदमे बर्बाद हो गए। भी चल रहे हैं मुकदमे, अभी तक चल रहे हैं। स्थिति बहुत बड़ी नाजुक है, बर्बाद हो गए। उनका मकसद एक ही था कि लोगों को उकसाने के बाद उनको अपने पाले में लेकर के केवल वोट बैंक खड़ा करो, यही था, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं था। और अभी भी वर्तमान में जो भी लोग इस मामले को लेकर के, तो काकड़ी डुगरी घटना एक ऐसी घटना थी कि इस क्षेत्र के कई उद्योगपति उद्योग लगाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि पूंजी लगाएंगे, कल आगजनी हो जाएगी। कौन चाहेगा आज मेरा उद्योग पीट जाए? कौन चाहेगा कि मेरा आज उद्योग लगा रहा हूं, कल वहां आगजनी हो जाए? इसलिए अब इस क्षेत्र में धीरे धीरे ये उद्योग धंधे भी नहीं लगने का कारण ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो उद्योगपति हमेशा डरते हैं। ये जो पूरा इंटरव्यू था, ये कि चुनाव यात्रा का इंटरव्यू था, लेकिन कहीं ना कहीं ये गंभीर आरोपों में बदला, और आपने संगीन आरोप लगाए, बहुत सारी चीज़ें मेरे को बताई कि ये चीज़ें हुई। तो मुझे लगता है कि जब ये वीडियो टेलीकास्ट होगा तो आपके खिलाफ भी बहुत सारी चीज़ें चलाई जाएगी, कमेंट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आएगी। उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं आप, तैयार है कि आपके खिलाफ चीज़ें आने वाली हैं? देखिए, इसके लिए क्या है कि बीएपी में और आदिवासी परिवार में एक पूरी तरह से ट्रेनिंग शुदा ग्रुप है, जो इस क्षेत्र में पूरी नैरेटिव फैलाने का काम करता है। कौन बीएपी के खिलाफ बोल रहा है, कौन आदिवासी परिवार के खिलाफ बोल रहा है, तो उनका एक ही विजन रहता है कि वो इस वीडियो को ग्रुपों में डालना, और डालने के साथ में नैरेटिव भरे शब्द, व्यक्तिगत आरोप, ये चीजें लगाएंगे। और ऐसे कोई ज्यादा नहीं है, करीबन 101 लोग हैं पूरे इस टीएसपी क्षेत्र में, और वो
मेरा क्या, ताराचंद जी भगोरा बोलते हैं कांग्रेस के, उनके खिलाफ में वही टिक जाते हैं। कोई भी नेता बोलेगा वो बीएपी का एक अलग से ये विरोध करने वाला कैडर है। ये भी एक संगीन आरोप लगा हाँ, रहे हैं ये नहीं संगीन नहीं है, सच है। आप देखना जितने भी पिछले वीडियो टेलीकास्ट हुए होंगे किसी और के भी होंगे, तो उनके ही कमेंट आएंगे। वो सिलेक्टेड लोग हैं, उनका काम ही एक है कि जो भी व्यक्ति बीएपी के खिलाफ बोलेगा, आदिवासी के खिलाफ बोलेगा और सच्चाई लाएगा सामने, क्योंकि ये सच्चाई है, ये मैं नहीं कह रहा, उनका डॉक्यूमेंट कर रहा है। उन्होंने भारत के संविधान का विरोध किया, उन्होंने कहा 26 जनवरी 15 अगस्त का विरोध करेंगे हम। और जो व्यक्ति संविधान, देश आजाद हुआ उसका हम उत्सव मना रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। जो व्यक्ति भारत का संविधान लागू हुआ और एक तरफ से कहते हैं संविधान की 5वीं अनुसूची लागू करो, अरे इन बेवकूफों को कौन समझाए, उनको कौन समझाए कि संविधान की 5वीं अनुसूची तो लागू है पहले से, ठीक है, और संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है, 1996 में पैसा कानून लागू बन गया। ये जो सारी चीजें आप बता रहे हैं ना, ये सारी चीजें आपके पास फैक्चुअल रिटर्न में है। और रिटर्न में क्या, हाँ, संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत रिजर्वेशन मिला 1995 में मार्च में, और आज 45% नौकरियां यहां हैं, वो 5वीं अनुसूची के तहत है। आप राजस्थान में कहीं भी चले जाइए, टीएसपी के बाहर कोई 45% किसी जाति विशेष को आरक्षण है क्या? नहीं है ना। तो यहां 5वीं अनुसूची का आरक्षण है और पैसा कानून यहां लगा। आपने देखा होगा वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख सारे आदिवासी बनते हैं, बिल्कुल हैं, वो भी 5वीं अनुसूची के तहत बनते हैं। जब 5वीं अनुसूची लागू है तो बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये बीएपी वाले कहते हैं संविधान की 5वीं अनुसूची लागू करो। एक बेवकूफ बनाने का तरीका नहीं है तो क्या है। 1995 से यहां पर 5वीं अनुसूची के प्रावधान लागू हैं, और 95 से लेकर के अब तक ये 2024 चल रहा है साहब, 24 और 5 होगा, कितने हो गए, 29 साल से संविधान की 5वीं अनुसूची यहां लागू है, लोग लाभ ले रहे हैं। उसके बाद कहते हैं संविधान की 5वीं अनुसूची लागू करो। तो ये बेवकूफ बनाने का तरीका नहीं है तो और क्या है। और ऐसे ही नैरेटिव पैदा करेंगे कि वो कहेंगे साहब 5वीं तो कहाँ लागू है, तो ये सरपंच जो सारे दिख रहे, प्रधान दिख रहे, प्रमुख दिख रहे, वो सारे के सारे आदिवासी है ना, वो उसी की 5वीं अनुसूची के तहत बने हैं। तो ऐसी भ्रामक भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि कहाँ लागू है, कहाँ लागू है। तो ये जितने कर्मचारी नौकरी लगे वो कैसे लगे। आज सरपंच चुनाव होते हैं तो सरपंच चुनाव सारे आदिवासी बनते हैं, तो वो कैसे बने। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं। वो कहेंगे, मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो शराब पिलाने की कसम का है ना, वो भी सच्चाई है। वीडियो सोशल मीडिया पे चला, इसका विरोध भी हुआ है, महिलाओं ने विरोध किया है। तो और धर्म की बात करते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं कि उन्होंने धर्म का विरोध किया है और अब खुद ही आदिवासी धर्म कोड की मांग करते हैं। ये धर्म से जुड़ी हुई जितनी आस्था है, कोई मान लीजिए ये कौन सा सिंदूर का ना, ये मंगलसूत्र, ये सारी चीजें चलती है। अगर आप धर्म को मानते हैं और उधर से विरोध भी करते हैं कि साहब ये नहीं होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म में ये मंगलसूत्र का विरोध नहीं हुआ है, किसी भी धर्म में कोई नहीं करता है, यहाँ की परिपाटी है। और रही बात ये एक और चीज कहते हैं, आदिवासी हिंदू नहीं है। हाँ। जबकि मैं आपको बता दूं, पहली बात तो हिंदू क्या है, भंवरलाल परमार के भाषणों को आप उठा करके देख लीजिए। उसने ये कहा कि सिंधु नदी के पूर्व भाग ये में रहने वाला व्यक्ति भारतीय है, हिंदू है। ये जो इस क्षेत्र में ये अपने जो मठ हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, ये शंकराचार्य ने भी कहा है कि सिंधु नदी के पूर्वी भाग में रहने वाला प्रत्येक भारतीय हिंदू है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, लेकिन इस धरती का मूल निवासी है, वो हिंदू है। आज आदिवासियों को कहते हैं हिंदू नहीं है, तो इस धरती का मूल मालिक भी नहीं हुआ। जब इस धरती का मूल मालिक नहीं हुआ तो फिर क्या बीएपी इसको विदेशी बनाना चाहती है। ये 1995 में महाराष्ट्र के मनोहर जोशी ऐसा कुछ थे नेता, चुनाव हुआ था कि इसमें ये शब्द हुआ आया था कि भाई हिंदुत्व के इशू पे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जयेश वर्मा थे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने ये फैसला दिया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ये था कि भाई जो एक हिंदुत्व एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था जो है ये कहा था। तो ये है वास्तव में आदिवासी सनातनी है। ये कहते हैं आदिवासी सनातनी, ये भी कहते हैं सनातनी शब्द का अर्थ है शाश्वत, वास्तविक। और ये कहते हैं प्रकृति पूजक कहते हैं। जबकि यहाँ पर वास्तविक ये है कि आदिवासी वर्षों से
अपनी जो परंपराएं हैं सनातनी उसको मानता आ रहा है और कर रहा है। आज कहीं भी जाओ गाँव में सब जगह आप देखोगे सारी व्यवस्थाएं उस हिंदू धर्म के अनुरूप है, सनातनी व्यवस्था के अनुरूप है, सनातन के खिलाफ नहीं है। और ये ज़बरदस्ती कुल मिलाकर के कि आदिवासी हिंदू है कि नहीं है। अरे आदिवासी को 2 टाइम रोटी मिलती है कि नहीं मिलती है, इसमें जाओ ना, समझ में आता है। 2 टाइम रोटी की बात नहीं करते। आदिवासियों के लिए मास्टर स्कूल में है कि नहीं है, आदिवासियों के लिए स्कूल की व्यवस्था ठीक से है कि नहीं, इलाज के लिए व्यवस्था है कि नहीं, वो तो कुछ भी नहीं। कुल मिलाकर के उनके पास विकास करने के का रास्ता बिल्कुल बंद है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, अब ये विकास तो करा नहीं सकते। इसलिए दूसरे हिंदू नहीं है कि है वो चीज़ें ला करके बीच में उल्टा आदिवासी का, हमारी आदिवासी की पार्टी, अरे क्या आदिवासी की पार्टी, अब आदिवासी की पार्टी कह रहे हो और इधर स्वर्ण लोगों को आप पदाधिकारी बना रहे हो, हैं गैर आदिवासियों को आप पदाधिकारी बना रहे हो, मुस्लिम लोगों को भी जोड़ रहे हो ना, राजपूत लोगों को भी जोड़ रहे हो ना, दूसरे को लोगों भी कुछ जोड़ रहे हो, फिर आदिवासी की पार्टी कहाँ रही भाई? नहीं, वो अब तो ये बोलने लगे हैं कि आदिवासी सिर्फ एक समाज की पार्टी नहीं है, सर्व समाज की पार्टी है, ऐसा ये कहने लगे हैं। ये जो आदिवासी, तो फिर आदिवासी रखा क्यों भाई? आदिवासी एक तरफ से आप कहते हो आदिवासी की पार्टी है, आदिवासियों में जाकर कहते हो आदिवासी की पार्टी है, और जहां आदिवासी नहीं है वहां जाकर कहते हो कि सबकी पार्टी है। तो ये भ्रम फैला करके बेवकूफ बनाने का तरीका नहीं है, क्या है? आप सीधा बोलिए ना कि सभी कौम के लोग को हम साथ में लेके चलने वाले हैं, तो आपको समझ में आता है। वो भी नहीं कहते आप। तो एक कुल मिलाकर के आदिवासियों को, गैर आदिवासियों को लड़ा करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। और आने वाले टाइम में मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ये ज़्यादा समय तक इंसान को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। आज ये नौकरी धंधे की बात कर रहे हैं आप, नौकरी धंधा, जब तक आपके 2 पैसा कमाओगे, आप सक्षम हो, तो ये सारी चीज़ें सूझेगी। और आप अगर मान लीजिए 2 टाइम रोटी की व्यवस्था नहीं हुई, तो आप सारी व्यवस्थाएं भूल करके 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ कैसे करूं, उस पर चिंतन करोगे। और आने वाला टाइम यही है। और आने वाले टाइम में हमको लोगों को रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए, सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए, इन सुविधाओं का विरोध नहीं करना चाहिए। जितनी भी सुविधाएं सरकारें दे रही है, कहीं न कहीं क्षेत्र की जनता को लाभ हो रहा है, और हमें चाहिए कि जनता को लाभ होना चाहिए। और अगर लाभ का विरोध करते हैं तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े आदिवासियों के दुश्मन अगर कोई है तो ये आदिवासियों की योजनाओं का विरोध करते हैं। आज आदिवासियों की योजनाओं का विरोध करना मतलब आदिवासियों को हैंड टू माउथ करना। आज कहते हैं योजना का लाभ नहीं चाहिए। कौन बुजुर्ग है जो अपनी पेंशन मेरे को नहीं चाहिए कहेगा? कौन विद्यार्थी है मेरे को छात्रवृत्ति नहीं चाहिए कहेगा? कौन, आज एक बात है, मकान के बिना रहने वाला व्यक्ति मेरे को मकान नहीं चाहिए कहने वाला? और ये कहते हैं सरकार की योजना नहीं चाहिए तो तुम बना के दे रहे हो क्या? क्या इनके छात्रवृत्ति से लेकर के, अनुदान से लेकर, किसान निधि से लेकर के सारी सुविधा ये कौन दे रहा है? सरकारें दे रही है ना, ये तो दे नहीं रहे। और दे रहे हैं, इनका विरोध कर रहे हैं। सही। राशन की बात करूं, ये कंट्रोल राशन का भी कहते हैं हमको राशन नहीं चाहिए, जबकि राशन आज 90% परिवार ऐसे हैं जो सरकार की राशन की दुकान पे जिंदे हैं। सही। कुल मिलाकर के बीएपी की थीम एक ही है कि वो आदिवासियों को हैंड टू माउथ करना, ज़्यादा सक्षम नहीं बनने देना, क्योंकि सक्षम और समझदार बनने के बाद बीएपी को काटने वाला नहीं है। वो समझदार हो जाएगा, सक्षम बन जाएगा तो उनको थोड़ी जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए आने वाले टाइम में मैं आपको इतना दावे के साथ कहता हूँ कि यही आदिवासी जब रोजगार के बिना बेरोजगार रहेगा, धंधा नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी, तो ये इनके खिलाफ में खड़ा होगा। और ये उन्होंने एक ऐसा ग्रुप बना रखा है जो राजनीतिक बातें कम समझता है, केवल आदिवासी करना जानता है। ऐसे लोगों का ग्रुप बना करके उन्होंने ये विरोध करने के लिए, अच्छे लोगों का विरोध करने के लिए, सही बात का विरोध करने के लिए उन्होंने टारगेट करते हैं ये लोग। कमेंट्स की बात कर रहे हैं, कमेंट्स पे। चलिए ठीक है। तो मेरा यही कहना है, विरोध तो आएंगे, हम सच्चे हैं, मुकाबला करते हैं, कहीं दिक्कत नहीं, मुझे किसी बात का डर नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूं जितना इसका विरोध करेंगे, आज नित कल यही जो विरोध करने वाले हैं वो कहेंगे जब 2 टाइम की व्यवस्था नहीं होगी तो वो कह रहा था वो सही कह रहा था, इताएगा।
आरक्षण का लाभ। आपको लगता है जो लोग आज साथ में हैं वो कल इनके विरोध में होंगे? मेरे साथ में है या नहीं है? नहीं, आपके साथ नहीं, जो बीजेपी के साथ में आज लोग हैं वो कल इनका विरोध करेंगे, ऐसा आपको लगता है? करेंगे ना, जब रोजगार नहीं मिलेगा, काम धंधा नहीं मिलेगा, छात्रवृत्ति, ये जब कह रहे हैं हमको योजनाएं नहीं चाहिए, योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, है, उनकी समस्या को सुनने वाला कोई होगा नहीं, तो किनके विरुद्ध में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? आज कर्मचारी की बात करता हूं, एक तरफ से कहते हैं कि हमको नौकरी चाहिए और दूसरी तरफ से कहते हैं कि सरकार की कोई भी संस्था हमारे यहां नहीं चाहिए। और संस्था नहीं होगी तो पोस्ट कहां से आएगी? स्कूल नहीं होगी तो मास्टर कहां से लगेंगे? सीएससी पीएससी नहीं होगी तो उसमें कर्मचारी कहां से लगेंगे? आप हमारे गांव, उनका क्या विजन है, उनकी थीम क्या है कि हमारे गांव में हमारा राज, और हमारे गांव में कोई भी अधिकारी, शासन या प्रशासन का व्यक्ति हमारी परमिशन के बिना नहीं आना। मतलब आप समझिए, तो सरकार क्यों खोलेगी वहां पे? जब आपकी संस्था ही नहीं होगी तो कर्मचारी कहां से लगेंगे? तो ये कर्मचारी विरोधी, ये सुविधाओं के विरोधी, तो ऐसी व्यवस्था कब तक आप और कायम है? और फिर क्या है कि ये कबीलाई व्यवस्था होती है ना, ये कबीलाई व्यवस्था की ओर जा रहे हैं। और कबीलाई व्यवस्था में कबीला का मुखिया होता है, वो कबीला का ध्यान रखता है, कबीले में कैसे लोग जी रहे हैं, कैसे, वो उसके स्तर पे सरकार की योजनाओं के बारे में उनको कोई पता भी नहीं होता, आता भी नहीं होता, पता भी नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के ऐसी व्यवस्था है। तो मैं समझता हूँ कुल मिलाकर के ये जो बीजेपी है वो आदिवासी परिवार के थीम पे चल रही है, और बीजेपी को बनाया ही आदिवासी परिवार और बिल काउंसिल ने है। और इन लोगों ने पूरी तरह से 2018 के जो प्रस्ताव थे उस प्रस्ताव के अकॉर्डिंग ये चलते हैं। हाँ, लेकिन समय के साथ उस प्रस्ताव को साइलेंट मोड पे रख करके तरीके से, अब जैसे 2018 में प्रस्ताव लिया और राजकुमार रोत जाकर के बोलते हैं 2024 में लोकसभा में कि हमें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं चाहिए, और ये पहले ही उन्होंने प्रस्ताव में वोटर राशन का विरोध करेंगे, हम वोटर कार्ड का विरोध करें, आधार कार्ड का, आधार सारी योजना आधार कार्ड से, जब आधार कार्ड का ही तुम विरोध करते हो सारी योजनाओं का विरोध हो गया है। आप सरकारी संस्थाओं का विरोध करते हो, और उधर से तो आरक्षण का विरोध हो गया, कर्मचारी का रोजगार का विरोध हो गया। इधर से आप कहते हो हमारे गांव में कोई दूसरा आना नहीं चाहिए, दूसरा आना नहीं चाहिए, तो स्वाभाविक है कि संस्था है और आप भी दूसरी जगह जा नहीं पाओगे। मतलब आपका जो भाईचारा है, प्रेम है, आपस में आना जाना रहता है, वो सारी चीज़ें प्रतिबंध हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए ये ऐसी व्यवस्था लंबे समय तक चल नहीं सकती। और ये दूसरी पार्टियों से सीख करके ये अगर भविष्य में विस्तार करना है तो हमें दूसरे लोगों को भी साथ लेना पड़ेगा। तो साथ लेना पड़ेगा तो यहाँ की जो प्रॉपर उनकी जो थीम थी वो तो सारी फेल होगी। ठीक है, थैंक यू। ओके, मेरे साथ देवेंद्र कटारा जी थे जो पूर्व विधायक हैं, और इन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, क्षेत्र के बारे में बताया कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, कहाँ विकास की कमी है, क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए कि क्षेत्र का विकास हो पाए। कोटा पे कोटा जो आरक्षण है उस पर भी हमने विस्तृत चर्चा करी। मेरा नाम है पंकज कुमार, आप देख रहे हैं टीम टीएसपी। इस वीडियो के बारे में और सर की जो आइडियोलॉजी है या फिर जो इन्होंने जो चीज़ें शेयर करी उस पर आपका क्या सोचना है, कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।